एक बात मीडिया में हमेशा आती है कि कांग्रेस में दो गुट हैं, स्वीकार करते हैं इसको आप? दो गुट तो मुझे जानकारी नहीं है कि किसी की दो गुट यहाँ है। यूथ कांग्रेस में दो गुट है? यूथ कांग्रेस में एक ही टीम है। नहीं, उधर पोस्टर फाड़ने वाड़ने का कुछ चला है अभी ऐसा कुछ नहीं है। कुछ पहले एक नो पोस्टर जोन कांग्रेस कार्यालय में बना हुआ था। स्पष्ट है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। आपके जवाब बिल्कुल सुनना चाहूँगा। बिल्कुल। कोई ऐसी युवती आपके जीवन में आई क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। या बताना नहीं चाह नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। पक्का नहीं हुआ? नहीं था। नहीं, कोई हो ऐसा, जैसा कि कई बार एक तरफा प्यार भी होता है, हम युवाओं में तो ऐसा हुआ है। तो कभी ऐसा हुआ क्या किसी दोस्त ने आपको कहा हो भैया मैं फलानी से प्यार करता हूँ, मेरे को भगा के शादी करवा दो, मदद करो, कुछ ऐसा हुआ क्या? बहुत सारे लोगों का मामला आया है। हम लोग बताते हैं कि रायपुर में एक आर्य समाज है। हाँ। आर्य समाज में बहुत सारे लोगों का मैं 2-3 लोगों का ऐसा जानकारी में है मेरे। तो हम लोग परिणाम सोचे बिना उसके लिए करने को चले जाते थे। बाद में पता चलता था कि इनकी शादी हो गई और इनके घर वाले विवाद कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग ही फंस सकते हैं। हाँ, सरगुजा में, पूरे संभाग में अभी कांग्रेस की स्थिति तो अच्छी नहीं है। उस वजह से कहीं ना कहीं 94 वोट बहुत बड़ी बात नहीं होती है, मुझे लगता है महाराज साहब के लिए। और आप लोग देखिए, महाराज साहब के लिए ही तो मैं बड़ी बात मान रहा हूँ, अन्य कोई और होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। देखिए क्या होता है कि बहुत समय तक कोरोना का समय चला, लोगों को लगा कि महाराज साहब लोगों के बीच नहीं रहे। आज हमारे लैब में मुझे लगता है कि 140 प्रकार के ऐसे टेस्ट होते हैं जो फ्री में होते हैं, जो आज रेजेंट केमिकल ना होने की वजह से बंद हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। वो लखनपुर के ही रहने वाले हैं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो अपने क्षेत्र से पीछे थे? जिस प्रकार हम लोग हमेशा चुनाव लड़ते आ रहे हैं या महाराज साहब हमेशा चुनाव लड़ते आ रहे हैं, तो लखनपुर से हमेशा महाराज साहब आगे थे। देखिए बहुत बार होता है कि हम लोगों की बातों को अनदेखा किया जाता है, पर एक व्यवस्था जो बनी हुई है कि सामान्य सभा में हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी भी है। और वहाँ क्या होता है कि जिस प्रकार से आप अपनी बातों को रख लेंगे, अगर बार बार आप शिकायत करेंगे, अगर आपकी बातों को नहीं सुना जाता है, तो धरना देने का भी हम लोगों का है। पर राजनीतिक गुरु अगर आप हम लोग को बोलना चाहेंगे तो मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आदरणीय शफी अहमद जी को मानता हूँ। उस पैच रिपेयरिंग का कार्य इतना ख़राब हुआ कि ट्रैक्टर के माध्यम से उसको डामर को उठाकर लोड किया गया। अगले दिन रात में फिर ठेकेदार के द्वारा काम चालू किया गया और मुझे जानकारी मिली SDO से विभाग के। आप बस ऐसे ही जवाब देंगे इसका? नहीं, ये तो यही चीज़ है। अब पार्टी को जो सही लगेगा। अब अपनी भी है, चूंकि आप नहीं, इच्छा तो राजनीति में सबको होती है कि कहीं ना कहीं आगे बढ़े। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र बिंदु और आज फिर हम एक नए मेहमान के साथ आपके पास उपस्थित हुए हैं। आज हमारे साथ हैं सरगुजा के युवा ऊर्जावान चेहरे श्री शुभम जायसवाल। छात्र राजनीति से लेकर यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष बनने तक का सफर उनकी बड़ी ही प्रेरणादायक रही है। अपनी सक्रियता, सामाजिक अभियानों और सौम्य व्यवहार से इन्होंने युवाओं के बीच एक अपना खास पहचान बनाया है। आज हम जानेंगे इनके अंदर के नेता और इंसान दोनों को। शुभम जायसवाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपके इस पाताल लोक चैनल का भी, जो मुझे यहाँ आप लोगों ने आमंत्रित किया। सबसे पहले हम उन दिनों से चलेंगे जब जीवन की शुरुआत होती है, उन दिनों में जब आप होश संभालते हो और कॉलेज के कैंपस में जब प्रवेश करते हो। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि बचपन में और कॉलेज लाइफ में दोनों में क्या अंतर रहा और कैसे बीता? देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि स्कूलिंग हम लोग की जो थी, हम लोग जब बचपन में हम लोग जब पढ़ाई करने जाते थे तो महर्षि विद्या मंदिर स्कूल थी। महर्षि विद्या मंदिर स्कूल में हम लोगों ने पढ़ाई की और बहुत ही सौम्य तरीके से हम लोग का एक ऐसा था कि बहुत सीधे साधे तरीके से अपनी कोई बात रखता हूँ कि भाई हम लोग जिस प्रकार से फैमिली से थे, बड़े ही सौम्य तरीके से स्कूल जाना, स्कूल से खेल के मैदान जाना, घर में रहना, इसके अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं था। फिर दूसरी बात आपको बताऊंगा कि जिस प्रकार आपने कॉलेज की बात कही, कॉलेज हम लोगों ने अंबिकापुर के साईं बाबा कॉलेज में शुरुआत की और वहाँ हम लोगों ने कॉलेज की पढ़ाई चालू की। हमने ये सुना है कि स्कूल के दिनों में आप काफ़ी शांत स्वभाव के थे, फिर राजनीति बड़ी टेढ़ी चीज़ है, तो फिर राजनीति की ओर कैसे? देखिए, मेरी पढ़ाई महर्षि में हुई, जैसे आप लोगों को बताया 10th क्लास तक। उसके बाद मैंने मल्टीपर्पज़ स्कूल में एडमिशन लिया और मल्टीपर्पज़ स्कूल का माहौल ऐसा था कि मुझे लगता है कि जिस प्रकार आज हम लोग कहीं भी सर्वाइव करने के लिए, अगर मुझे लगता है आज अधिकतम लोगों को आप लोगों ने देखा होगा अंबिकापुर शहर में, तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग फील्ड में गए जो मल्टीपर्पज़ स्कूल से पढ़ाई किए। तो मुझे लगता है कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खुलना है, बहुत ज़्यादा अगर अलग अलग फील्ड में जाने की ज़रूरत है,
तो इस प्रकार के स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए आज हम लोग, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मल्टीपर्पज़ स्कूल में एडमिशन लिया, उसके बाद एक माहौल देखते देखते हम लोग जिस प्रकार से देखते गए कि मैं आज कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग देखे कि उस समय भी टी.एस. सिंहदेव जी जो हमारे विधायक थे अंबिकापुर के, उनको देख के हम लोग एक प्रेरित हुए कि भाई किस प्रकार की राजनीति चल रही है, क्या हो रही है। तो हम लोग को भी एक ऐसा होने लगा कि हम लोग को भी जाना है पार्टी में। हम लोग को ये कुछ नहीं था कि मेरे को कुछ बनना है, सिर्फ रैलियों में जाना है, इस प्रकार की हम लोगों के मन में आया इच्छा। अच्छा, ये है कि खेलों में आप काफ़ी अच्छे थे, तो किन किन खेलों को आप स्कूल समय में मैं स्कूल का जिस प्रकार आप लोग जानते हैं कि अलग अलग हाउस बने जाते हैं, हाउस का कैप्टन हुआ करता था। उस समय प्लूटो हाउस और ये सब हाउस हुआ करते थे। तो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था खो खो में और क्रिकेट में। तो हम लोग देखते थे कि खो खो आज के समय में बहुत ज़्यादा लोग खेलना नहीं जानते हैं। खो खो में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था और उस समय ऐसी स्थिति थी कि हम लोग दौड़ने में बहुत आगे थे। तो हम लोग की रनिंग बहुत अच्छी हुई करती थी। आज तो सारा चीज़ छूट गया है, तो अब हम लोग खेल से बहुत दूर हो चुके हैं। तो अभी खेल के साथ साथ एकाएक क्या ऐसा जीवन में कोई घटना हुआ होगा या फिर किसी से इंस्पायर हुए होंगे राजनीति में आने का एकदम से फैसला लेना? राजनीति में हम लोग ऐसा सोच के नहीं आए थे कि राजनीति में आना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2015 में हम लोग शुरुआत किए थे एक अपने साथियों के साथ मिलके कि हम लोग अंबिकापुर शहर में जिस प्रकार देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे ज़रूरतमंद रहते थे और रहते भी हैं आज भी। तो हम लोग शुरुआत किए थे एक अपने गर्म कपड़े बांटने की शुरुआत से। तो उस समय ये स्थिति थी कि हम लोग के पास पॉकेट मनी या पैसे नहीं हुआ करते थे। साथियों के साथ, साथियों का समूह तो बहुत बड़ा था हम लोगों का। तो हम लोगों ने ऐसा किया कि छोटा हाथी हम लोग किसी से मांगे कि हम लोग को दे दो भाई छोटा हाथी एक, और उससे हम लोग मांग के किराया भी वो नहीं लिए। बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उसके बाद सिवधारी कॉलोनी के क्षेत्रों में हम लोग घर घर जाके लोगों से बोले कि गर्म कपड़ा हम लोग को अपना दे दीजिए, जो आप लोग अच्छा है या इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया और बहुत सारे लोग हम लोग के पास आए, अपने गर्म कपड़ा दिए। उस गर्म कपड़ों को हम लोग देखे कि कौन सा बच्चे के लिए है, कौन से बड़ों के लिए, और उसको हम लोग सर्कुलेट करना चालू किए शहर में। तो इस प्रकार से हम लोग करते आ रहे हैं। आज 10 साल हो गया हम लोग को कि हम लोग गर्म कपड़ा प्रदान करने का। उसके बाद हम लोग खुद से भी लेकर हर साल ठंड में ये एक मुहिम की तरह चलाते हैं शहर में। तो वो मुहिम अभी भी चलता है? हम लगातार 10 साल अभी होने वाले हैं इस साल। 10 साल से हम लोग ये गर्म कपड़े का मुहिम चला रहे हैं। अच्छा, उन दिनों जब आप कॉलेज में रहे हैं तो कोई छात्र राजनीतिक पद पे भी आप रहे हैं क्या? देखिए, जैसे हम लोग कॉलेज में थे तो कॉलेज में मैं सेकेंड ईयर में था। उस समय NSY का इलेक्शन होता था। तो ऐसे कोई पार्टी से हम लोग इंटरेस्ट, तो महाराज साहब की वजह से, हम लोग TS बाबा साहब की वजह से इंटरेस्ट में थे। 12 से थोड़ी बहुत रैलियों में जाते थे, किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किए थे। कांग्रेस पार्टी की रैली में कभी जाते थे, कोई बुलाया तो हम लोग चले गए साथ में बाइक लेके, ये होता था। तो उस समय जाते जाते फिर हम लोग को ये एक इंटरेस्ट था। तो मैं देखा सेकेंड ईयर में NSY का चुनाव हो रहा है, और उस समय NSY के चुनाव होते तो NSY के ही कैंडिडेट रहते। तो उस चुनाव में हम लोग भाग लिए। तो यहाँ से फिर हम लोग की शुरुआत और ज़्यादा हो गई। अच्छा, एक सवाल है कि उन समय इस छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 2 ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। तो उन दिनों में इतना परिपक्व तो आप थे कि आपने NSUI को चुना। NSUI ही क्यों, बीजेपी क्यों नहीं, क्या कारण था? देखिए, जिस प्रकार हम लोग देखते आ रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ हैं। पार्टी को लेके मैं कोई बात नहीं कहूँगा। NSY में मैं देखते आ रहा था कि जिस प्रकार को लोगों को जोड़ना है, या TS बाबा को देखते आ रहा था। मैं सबसे पहले TS बाबा को देखा, उसके बाद NSY को समझ पाया कि TS बाबा जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जिस प्रकार लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि NSY से जुड़ूंगा तो TS बाबा से जुड़ने का एक मौका मिलेगा। तो उस चीज़ों को देख के हम लोग NSY में जुड़ने के लिए आए। उन दिनों में NSUI और ABVP दोनों का जो कार्यशैली था, उसमें क्या अंतर आपको समझ में आता था? उस समय हम लोग ज़्यादा ABVP के बारे में जानते नहीं थे। अच्छा। मैं आपको एकदम सीधे बताता हूँ, मैं NSY के बारे में जानता था। छात्र राजनीति अंबिकापुर में बहुत सक्रिय तरीके से NSY करती थी। तो मैं NSY को ही देखते देखते लगा कि यही पार्टी काम कर रही है, तो उसमें जुड़ने का एक। अच्छा, थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल में आते हैं। खास तौर पे हमने देखा है कि कोई व्यक्ति जब समाज के लिए कुछ कर रहा हो और थोड़ा आकर्षक हो और लोगों के बीच में उसका पैठ हो, तो हर कॉलेज की ये दशा है कि युवतियां जो है काफ़ी आकर्षित होती है, क्योंकि वो सॉफ्ट हार्टेड होती हैं महिलाएं। तो जो अच्छा कर रहा हो, लोगों का मदद कर रहा हो, तो उनकी ओर आकर्षित होती हैं। क्या आपके उन जीवन में, इसकी हम आज़ादी छोड़ेंगे, आप जवाब देना चाहें तो देंगे, नहीं देना चाहें तो ना भी दे सकते हैं। तो उन दिनों में कोई ऐसी लड़की या कोई ऐसा हुआ जो आपकी ओर आकर्षित हुई और किसी कारण से रहा या टूटा, कुछ अगर बता पाएँ?
देखिए, मैं हमेशा खुल के बात करता हूँ। शहर में आज बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ आती हैं जहाँ लोग बोलते हैं कि इस प्रकार की बातों को नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो आपको ये बताता हूँ कि जिस प्रकार हम लोग सेकेंड ईयर में थे और मेरे एक सीनियर थे मेरे अगेंस्ट में जो एनएसवाई का इलेक्शन लड़ रहे थे, हाँ हाँ हाँ। उनसे ज़्यादा समर्थन हम लोगों के पास था। फिर भी मैं पुराना नहीं था, मैं नया था और वो मेरे से पुराने थे। उसके बाद भी मुझे लगता है कि जितनी जो छात्राएं थीं, जिनको हम लोग बोल सकते हैं, जो छात्राएं थीं, वो छात्राओं का समर्थन हम लोग के समूह का बहुत ज़्यादा था। क्योंकि हम लोग कभी भी कोई मामला हो, जैसे मान लीजिए क्लास में कोई बात चली कि क्लास में किसी बच्चों को या बच्चियों को पनिशमेंट दे दिया गया क्लास से बाहर निकालने के लिए, तो मैं उस समय क्लास में खड़े होकर उनके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता था कि अगर आपने उसको बाहर किया है तो हम लोग को ही बाहर करिए। तो ये हम लोगों के अंदर थी। इसको देख के बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते थे। तो नहीं, मेरा सवाल था कि कोई ऐसी युवती आपके जीवन में आई क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। या बताना नहीं चाह नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। पक्का नहीं हुआ था? नहीं था। नहीं, कोई हो ऐसा, जैसा कि कई बार एक तरफा प्यार भी होता है, हम युवाओं में तो ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हुआ ही नहीं? नहीं। चलिए ठीक है, दूसरा सवाल पे आते हैं हम लोग। क्योंकि युवाओं में ना आपका एक अच्छा पकड़ था, तो कभी ऐसा हुआ क्या किसी दोस्त ने आपको कहा हो भैया मैं फलानी से प्यार करता हूँ, मेरे को भगा के शादी करवा दो, मदद करो, कुछ ऐसा हुआ क्या? बहुत सारे लोगों का मामला आया है। हम लोग बताते हैं कि रायपुर में एक आर्य समाज है। हाँ हाँ हाँ। आर्य समाज में बहुत सारे लोगों का मैं 2-3 लोगों का ऐसा जानकारी में है मेरे कि हम लोग वहाँ रायपुर तक भेज के उन लोगों की शादी कराए। तो इसमें कोई ऐसा घटना हुआ है, कुछ याद आता है क्या जो आपके लिए खतरनाक भी था? नहीं, वो कोई विवाद वाली स्थिति नहीं आई हम लोग को। बल्कि उस समय जो जानकारी थी कि हम लोग, जैसे क्या होता था कि 2-3 साथ वाले जुड़े हुए थे, तो हम लोग एकदम मन से जुड़ते हैं, जिसके साथ भी जुड़ते हैं तो मन से जुड़ते हैं। तो क्या होता था कि जैसे लोगों का फ़ोन आया या कुछ हो कि भाई हम लोग को करना है, तो हम लोग परिणाम सोचे बिना उसके लिए करने को चले जाते थे। बाद में पता चलता था कि इनकी शादी हो गई और इनके घर वाले विवाद कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग ही फंस सकते हैं। हाँ। पर ऐसी कोई स्थिति नहीं आई। कोई घटना ऐसा याद आता है क्या आपको, जब दोस्त के साथ कहीं ऐसी जगह पे आप गए हों? उस उम्र में तो हर कोई मनमाना करता है, एक्चुअली उस समय समझ भी नहीं आता अच्छा क्या है बुरा क्या है, कम उम्र के हैं हम तो। ऐसा कोई घटना आपको याद आता हो कि बच्चों की तरह खेल खेल में ऐसा कोई आपने काम को अंजाम दे दिया जो कि आपके लिए बाद में लगा कि ये नहीं करना चाहिए था? कोई जीवन में ऐसा घटना? देखिए, इस प्रकार का घटना तो नहीं हुआ है, पर एक घटना आपको बताना चाहता हूँ कि जब साईं कॉलेज का फेयरवेल चल रहा था, तो उस समय बहुत सारे छात्र हम लोग से जुड़े हुए थे। हम लोग ही फेयरवेल करा रहे थे और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो भटगांव से आए हुए थे। उस समय बहुत सारे संसाधनों की कमी रहा करती थी, तो हम लोग एक जीप लेके आए थे। उस जीप से मेरे को लगता है कि हम लोग उस समय पैसे का अभाव भी रहता था, तो 10 बच्चों को एक गाड़ी में बैठा कर हम लोग यहाँ से भटगांव छोड़ने जा रहे थे कि भाई कम से कम इन लोगों को, बच्चियों को या बच्चों को परेशानी ना हो। तो हम लोग महामाया डेली नीड्स आप देखे होंगे या मिश्रा होटल देखे होंगे गांधीनगर में, हाँ। वहाँ पे हम लोग जैसे बच्चों को बैठाया, और उस समय आपको एकदम एक्यूरेट बताता हूँ कि 1000 उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी। 1000 का पेट्रोल डलवा के हम लोग निकलने के बाद उस गाड़ी की एवरेज इतनी ख़राब थी कि हम लोग साईं कॉलेज से उठाए और साथ में लेके आए या शहर से यहाँ तक, और गाड़ी के पेट्रोल ख़त्म हो गए और सारे बच्चे परेशान हो गए। और फिर उन बच्चों को हम लोग ने बस से भेजा। तो ये स्थिति हम लोग देखे थे। अच्छा, आपके उन दिनों के ही जीवन में कोई ऐसी घटना हुई क्या जो नौबत मारपीट तक आई हो, धक्कम धुक्की तक आया हो? देखिए, आप लोग के चैनल के माध्यम से खोल के बताना चाहूँगा कि बहुत बार ऐसी स्थिति आई, बहुत बार ऐसे मामले हुए जिसमें हम लोग के नाम पे एफआईआर भी दर्ज हो गए, पर वो स्थिति ऐसी रहती थी कि किसी ना किसी को बचाने के संबंध में हम लोग रहते थे कि किसी को बचाना है, किसी के लिए करना है। अपनी निजी लड़ाई अगर आप बोलेंगे तो आज तक उस प्रकार की निजी लड़ाई हम लोगों की नहीं हुई थी। अच्छा, पिछले शासनकाल जो कांग्रेस की रही, इस शासनकाल में एकाएक रातों रात एक घटना घटी बहुत बड़ी कि जो कुलपति हैं उनका ट्रांसफ़र हो गया। ये क्या वजह रहा हुआ, कुछ इस पे आप बात कर पाएंगे? नहीं, इसकी जानकारी तो नहीं है। बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है, चूँकि आप छात्र नेता हैं तो। नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। आपके अनुसार सरगुजा विश्वविद्यालय में अभी की स्थिति को आप देखते हैं, चूँकि आप संबंधित लोगों से मिलते भी रहते होंगे, तो क्या लगता है क्या क्या सुधार की आवश्यकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि यहाँ सरगुजा विश्वविद्यालय खुला, लेकिन जब से खुला तब से संसाधनों की कमी हो, चाहे वहाँ टीचरों की कमी हो, चाहे वो बिल्डिंग की कमी हो, हमेशा से हम लोग जूझते आ रहे हैं, हमेशा से मांग करते आ रहे हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक सरगुजा विश्वविद्यालय को एक बिल्डिंग मिल गई है, लेकिन कितने सालों के मेहनत के बाद वो बिल्डिंग मिली। दूसरी बात, आपको एक अंदरूनी बात बताना चाहता हूँ कि वहाँ से 5 से 7 बार वहाँ बोरिंग हुए, जो बोरिंग बार बार बैठ जा रहे थे,
वहाँ आज भी ऐसी स्थिति है कि वहाँ सड़क अच्छी नहीं है। आप लोग कभी भी जाएंगे तो देखेंगे कि सड़क की व्यवस्था बहुत ख़राब है। यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छे लोकेशन पे बना है, जो यूनिवर्सिटी का एक इलाका होना चाहिए, बहुत अच्छा है। पर मैं ये मानता हूँ कि अलग अलग ज़िलों से जो छात्र छात्राएँ आते हैं उनको देखते हुए वो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग जहाँ बनी है वो सही जगह पर नहीं बनी है। इसलिए कि बच्चों को जाने में बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं कि बच्चों को यहाँ अंबिकापुर से अगर जाना है यूनिवर्सिटी तक तो उनको बस के संसाधन से जाना पड़ेगा, और यहाँ अगर किसी बच्चे को तुरंत अपना माइग्रेशन लेना है, अपना रिजल्ट लेना है या रीचेकिंग के फॉर्म को भरवाने हैं, तो उसके लिए इन लोगों के पास सबसे अच्छी व्यवस्था जो अभी बनी हुई थी मेडिकल हॉस्पिटल के पास, उस पुरानी बिल्डिंग को ही डिसमेंटल करके इन लोगों को वहाँ यूनिवर्सिटी बनाना था। अच्छा, ये शायद ये ऐसा भी है ना कि जो मेन रोड है बिहार की ओर जो जाती है उसी में है वो राजपुर रोड में, और वहाँ से फिर भी अंदर भी शायद जिसको भखुरा बोलते हैं हम लोग, भखुरा गाँव है जी। उस भखुरा गांव से आप ले लीजिएगा तो 2 किलोमीटर लगभग वहाँ होंगे, और पूरी 2 किलोमीटर की रोड जो खराब है सड़क। तो इसके लिए क्या कोई अभी काम चल रहा है या फिर वो बंद है? देखिए, इनके पास हमेशा से बजट की कमी रहती है यूनिवर्सिटी के पास। आप लोग देखे होंगे कि बिल्डिंग का कार्य भी बहुत सालों के बाद पूरा हो पाया क्योंकि इनके पास बजट की कमी थी। अभी भी रोड बनाने के लिए इनके पास बजट नहीं है। हम लोग 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं, 2 बार ज्ञापन के माध्यम से मांग भी कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बोल्डर वाले जो रास्ते हैं वो हैं, वहाँ पे लोगों को छात्रों को जाने में बहुत समस्याएं होती हैं, पर अभी तक वो रोड सुधार नहीं हो पाई है। अच्छा, लोग का कहना है कि जो आपकी राजनीति का जो तरीका था बड़ा ही आक्रामक था, आजकल कहते हैं लोग बड़ा सॉफ्ट हो गए हैं, क्या कारण है? देखिए, छात्र राजनीति आप करते रहेंगे, आपके पास विभिन्न प्रकार के लोग आएंगे। आप जब भी एक मामले के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग देखेंगे कि थाने का मामला हम लोग से लगभग मिला हुआ रहता है, हम लोग को जाना ही रहता है। तो जैसे बहुत सारे लोगों का या बहुत सारे लोग आते हैं शिकायत लेके कि आज हम लोगों के घर में कोई समस्या हो गई है, थाने में ये बात हो गई है। मैं आज देखते आ रहा हूँ छत्तीसगढ़ में ये व्यवस्था बनी हुई है, कानून व्यवस्था, कि मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि ठप व्यवस्था हो गई है कानून व्यवस्था। क्योंकि हम लोग उस जगह पे जुड़े हुए हैं, उन लोगों के पास जाते हैं तो देखते हैं हम लोग कि जैसे लोगों के पास जाइएगा तो आज न्याय नहीं मिल पा रही है लोगों को। उनको आज ज़रूरत है किसी लोगों को, किसी नेताओं के पास जाने की, किसी मंत्री के पास जाने की। तो ये कानून व्यवस्था क्यों बनी हुई है? कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी नागरिक जाए उसके साथ न्याय हो। तो इस वजह से हम लोग का हमेशा जो पुलिस विभाग है उसके साथ नोकझोंक होते रहता है और इस प्रकार की विवादित स्थिति बनती रहती है। अच्छा, अभी हाल के दिनों में सोशल मीडिया का कुछ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिए, तो उस पर बड़ी कड़ी कार्रवाई हो, और इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अपने भाषा पे नियंत्रण करना लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो सोशल मीडिया चला रहे हैं। पर एक बात और बताना चाहूँगा जिसका आप बता रहे हैं, सोशल मीडिया में आज की तारीख पे इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है कि लोग अपने आवाज़ को उठा सकते हैं, जहाँ भी गलत हो रहा है उस गलत चीज़ों को दिखा भी सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि जिस बच्ची ने इस प्रकार के कृत्य किए या जिस बच्ची ने ये वीडियो बना के जारी किया, बहुत ही अच्छा था। मैं मानता हूं कि जिस मामले पे आज उस बच्ची को थाने में ले जाया गया, उस मामले में 2 पीड़ित लोग आए हुए थे कलेक्टर के पास जो नेत्रहीन थे, और दोनों नेत्रहीन व्यक्तियों के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि लक्ष्मी राजवाड़े के विभाग में आंगनबाड़ी स्वीकृत राम कुमार टोप्पो जी के द्वारा करा दिया गया था। उसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि एक छोटा परिवार जो सरकारी ज़मीन में 2-4 डिसमिल में काबिज है, आज बड़े बड़े उद्योगपति जो बड़े बड़े सरकारी ज़मीनों में काबिज कर रह रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, या उन लोगों के ज़मीनों पर बड़े बड़े जो बनाने चाहिए, सरकारी आवासें बनाने चाहिए या खेल के मैदान बनाने चाहिए या लाइब्रेरी बनाना चाहिए, वो सब इन लोगों को नहीं दिखाई देता है। पर जो निचले स्तर के लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके छोटे छोटे ज़मीनों को लूटने का काम करते हैं। तो उस बच्ची ने जो आवाज़ उठाया, मैं उसके समर्थन में भी हूँ। और वो सोशल मीडिया जो है, आप लोगों के माध्यम से भी एक बात भी बताना चाहता हूँ कि सबके पास एक अच्छा माध्यम है, सही प्रकार से अगर उसका उपयोग करेंगे तो सबके पास एक अच्छा संसाधन है। तो उनका जो तरीका है उससे सहमत हैं आप? तरीका बिल्कुल सही है। लोगों को ये होता है कि नोटिस करते हैं। अगर आप आज के समय में अगर आप नमस्ते या सौम्य तरीके से किसी बात को रख रहे हैं तो लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं गाली गलौज सही नहीं है, गाली गलौज उनको नहीं करना चाहिए, पर उनका जो बोलने का तरीका है वो तरीका बिल्कुल सही है। क्योंकि लोगों को एक बार किसी भी रील्स को देखते हुए स्क्रॉल करते हैं जब लोग, तो उनको ये समझ में आता है कि अरे ये कोई तो वीडियो चल रहा है। अगर आप नॉर्मल सेम वीडियो बनाते रहिएगा जैसे सारे लोग करते हैं तो वैसे लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बात है बस। बाकी किसी को भी सोशल मीडिया में गाली देना या अपशब्द का प्रयोग करना गलत है। अच्छा, अभी जब
उनका उनके साथ ऐसा हुआ, घटना हुआ, अभी पुलिस ले गई, फिर छोड़ा गया, तो इसमें क्या अपनी पार्टी भी सहयोग करी है कुछ? देखिए, मैं फ़ोन के माध्यम से मैं भी संपर्क किया था उनसे। ये सेम डे बात नहीं हुई। उस दिन मैं सीतापुर के एक अपने कांग्रेस के साथी से पूछा कि क्या मामला चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि जमानती मामला है और मुचलका हो जाएगा। तो जमानती मामला मुचलका हो जाएगा। मैं बताना चाहूँगा साथ में कि आदरणीय आदि बाबा का भी फ़ोन मेरे पास आया था। उन्होंने भी जानकारी ली कि क्या हो रहा है, तो हम लोग उनमें मदद करेंगे। तो मैं तुरंत फ़ोन करके, फ़ोन के माध्यम से उसके कैमरामैन से भी बात हुई जो उसके साथ रहते होंगे, तो उनसे बात हुई तो पता चला कि ये मुचलका धारा है, तुरंत मुचलका होकर थाना से ही छूट जाएंगे। अच्छा, दूसरे दिन उनका एक वीडियो आया था, उनको कोई धमकी उनकी, वो डर है उनको। तो ऐसे में क्या आपके तरफ से या आपके सिस्टम के, आपकी जो एक लोकल सिस्टम है, मतलब उनके ऊपर नज़र बना के रखा गया है कि क्या उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए? क्योंकि घटना बहुत बड़ी है, वो उन्होंने खुद एक वीडियो बना करके कहा है, तो इस पर क्या आप लोग कोई सहयोग करेंगे? देखिए, पार्टी कोई भी हो, लोकतंत्र को हम ख़त्म करने की कोशिश किसी के माध्यम से नहीं करनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि ये अगर एक वीडियो उनके द्वारा जारी किया गया तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खतरा है। आज की तारीख में अगर कोई अपनी बात को उठाना चाहता है या बोलना चाहता है, उसकी बात को दबाना ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने 2 लोगों के ऊपर आरोप लगाया, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, पर उन लोगों का आरोप लगाना, जो आरोप लगा रही हैं, कहीं सही है या फिर सिर्फ ये एक सोशल मीडिया में लोगों के सामने हाईलाइट होने का एक स्टंट है, इसकी भी जानकारी नहीं है। तो इसके जानकारी के बिना मैं कुछ नहीं बोल सकता। आपको बड़े ही कम उम्र में पार्षद का टिकट मिला, तो इसके लिए आप किन्हीं को श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं मानता हूं कि जिस प्रकार हम लोग काम करते आ रहे हैं, मुझे लगता है कि अपनी तारीफ खुद से नहीं करनी चाहिए, पर ये बताता हूं कि लोगों के संपर्क में रहते रहते आज ऐसी स्थिति बनी, मुझे लगता है कि आदरणीय महाराज साहब, आदरणीय आदि बाबा, और मैं इनके बाद अगर किसी को मानता हूं तो आदरणीय सफ़ी अहमद जी। तो इन लोगों ने मुझ पर भरोसा दिखाया, और भरोसा दिखाने के बाद इन लोगों ने सर्वे किया। सर्वे में अगर इन लोगों को लगा सही कि हाँ ये लड़ सकता है, तो उसके माध्यम से पार्टी ने मुझे टिकट दिया। अभी जो आने वाला, चूंकि अब तो निगम का भी लगभग साल तो पूरा होने वाला है, 1 साल पूरा होने वाला फरवरी में, बचे हैं 4 साल। इन 4 सालों में आपका कोई ऐसा विजन है क्या अपने वार्ड के लिए जो हम करना चाहते हैं, और वो बड़े पैमाने पर होना है, उसमें सहयोग कैसे मिलेगा, क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग विपक्ष में हैं, उसके बाद भी लगातार कोशिश में बने रहते हैं कि महापौर से या जो भी विभागीय मंत्री हैं उनके सहयोग से हम लोगों को कुछ कुछ राशि मोहल्ले के लिए मिल जाए। सबसे पहली प्राथमिकता तो मैं रखता हूँ, सुबह उठते ही देखता हूँ कि साफ़ सफाई की व्यवस्था जो है हम लोग के मोहल्ले में सबसे अच्छी होनी चाहिए। और आज मैं मानता हूँ कि सबसे अच्छी सफाई मुझे लगता है बहुत सारे मोहल्ले में होगी, पर हमारे मोहल्ले में भी बहुत हद तक बहुत अच्छी साफ़ सफाई की व्यवस्था हम लोग बनाने में सफल रहे हैं। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पुरानी जो मंदिर हमारे यहाँ शंकर जी की मंदिर है, उस शंकर जी की मंदिर से हमारे यहाँ से शंकर जी की बारात निकलती है, और उस शंकर जी की बारात जो निकलती है वो आप जानते हैं कि यहाँ से दुर्गा मंदिर जाती है, वो सबसे प्रसिद्ध है। और उस मंदिर में मेरा सबसे, ये 4 साल में मेरा एक लगाव भी लगा हुआ है उस मंदिर से, और मेरी सबसे पहले बनने के बाद यही सोच है कि उस मंदिर में सबसे बड़ा प्रवेश द्वार बनाने की एक मेरी इच्छा है, जिसके लिए मैं आदरणीय आपके जो विभाग के मंत्री हैं उनसे भी बात हो गई है, नगर निगम में भी कमिश्नर से बात हो गई है, महापौर जी से भी बात हो गई है। मुझे लगता है जल्द राशि प्राप्त हो जाएगी और एक प्रवेश द्वार बनाने में मैं सफल रहूँगा अपने कार्यकाल में। अच्छा, आपको अभी चूंकि विपक्ष में है, और ऐसा कहा जाता है कि जब जब बीजेपी आती है तो जो ब्यूरोक्रेट है वो ना हावी हो जाते हैं, और वो अपने ही नेता का भी नहीं सुनते वो तो अब तो विपक्ष में है आप, तो ऐसे में आपको ये समस्या का सामना करना पड़ता है क्या कि निगम के बड़े बड़े कर्मचारी को आप कह रहे हो कुछ तो सुन नहीं रहा हो, ऐसा कभी सामना करना पड़ता है? हाँ, देखिए, बहुत बार होता है कि हम लोगों की बातों को अनदेखा किया जाता है, पर एक व्यवस्था जो बनी हुई है कि सामान्य सभा में हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी भी है। और वहाँ क्या होता है कि जिस प्रकार से आप अपनी बातों को रख लेंगे, अगर बार बार आप शिकायत करेंगे, अगर आपकी बातों को नहीं सुना जाता है, तो धरना देने का भी हम लोगों का है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छात्र राजनीति में जिस प्रकार एग्रेसिव होकर हम लोग काम करते थे, आज भी हमारी बात को अगर कोई नहीं सुनता है तो हम एग्रेसिव होकर उनसे बात भी करते हैं और उनसे लड़ने की भी ताकत रखते हैं। तो ये आप मानते हैं क्या कि जो अधिकारी हैं उनका सपोर्ट नहीं मिलता है? देखिए, अगर उनके कार्य क्षेत्र के अंदर हो, अगर नेताओं का दबाव ना हो विपक्ष के, तो हम लोगों की बातों को सुनना और समझना वो लोग समझते हैं बातों को। दूसरी बात ये है कि अगर सही काम को आप बोलेंगे, तो आज नगर निगम के अधिकारियों के साथ हम लोग समन्वय बना के चलते हैं, तो वो लोग बात को सुनते हैं, समझते हैं। अच्छा, आप अपने
राजनीतिक गुरु किन्हीं को मानते हैं? देखिए, जिस प्रकार आप देखते आ रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले आदरणीय महाराज साहब से जुड़े हुए थे। महाराज साहब को देख के लगा कि हम लोग पार्टी में जाना चाहिए। पर राजनीतिक गुरु अगर आप हम लोग को बोलना चाहेंगे तो मैं बोलता हूं कि सबसे पहले आदरणीय शफी अहमद जी को मानता हूं, क्योंकि उनके माध्यम से पार्टी में दोबारा फिर हम लोगों को जैसे जिस प्रकार की जुड़ने की आज हम लोग इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं, तो उन्होंने हम लोगों को आगे लाया। फिर महाराज साहब से हम लोगों के परिचय हो पाया, उसके बाद फिर हम लोग राजनीति में आ गए। अच्छा, आपकी जो अपनी खुद की पहचान है, भविष्य की बात कर रहा हूँ मैं, एक नेता के रूप में ही रखना चाहेंगे या फिर बड़ा समाज सेवक बनना चाहेंगे? समाज सेवक के रूप में आप लोग हमेशा देखते आ रहे होंगे कि जो भी हम लोग से बन पाता है, शहर में आज कोई भी आयोजन हो, धार्मिक आयोजन हो, या ये आप लोगों को हम लोगों का एक 9 साल से 10 साल से जो हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं, लोगों की मदद के लिए कंबल का वितरण करते हैं, गर्म कपड़ों का। तो मुझे लगता है सारे चीज़ में हम लोग जुड़े हुए रहते हैं कि सामाजिक कोई भी कार्यक्रम हो। जैसे आज हमारी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, उसको बहुत सारे लोग आज दूसरे रूप से देखते आ रहे हैं कि इसमें जो लोग हैं वो धार्मिक आयोजनों में नहीं जुड़े रहते हैं, या बहुत सारे लोग ये बोलते आ रहे हैं कि भाजपा की पार्टी जो है वो हिंदुओं की पार्टी है और कांग्रेस की पार्टी को दूसरे रूप से देखते आ रहे हैं। पर मैं समझता हूं कि जिस प्रकार काम करते आ रहे हैं, हम लोग भी काम करते आ रहे हैं। मैं देखता हूं कि आज अंबिकापुर में जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग की सहभागिता भी है। कि आप जिस प्रकार देखते आएंगे कि अभी कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर अगर सबसे बड़ा मटकी फोड़ का आयोजन होता है, तो आदरणीय आदि बाबा के निर्देश अनुसार हम लोग उस मटकी फोड़ का आयोजन कराते हैं। आप देखते आ रहे हैं कि श्री राम सेना के माध्यम से एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलती है, तो उस शोभा यात्रा में भी हम लोग सदस्य के रूप में काम करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे धार्मिक आयोजनों में जुड़कर हम लोग काम करते हैं, समाज के हित में काम करते हैं। अभी एक आप हम लोग को देखते आ रहे होंगे कि जिस प्रकार लोग, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि सड़क के मामले को लेकर अंबिकापुर की सड़क की हालत बदतर हो चुकी है। तो उस स्थिति में आप लोग देखते आ रहे हैं कि अभी एक रात में एक वीडियो में जारी किया था, रात में 12:30 बजे। आज की बात है? नहीं, ये 4-5 दिनों पहले की बात अच्छा है। अच्छा। कुछ दिनों पहले लोगों की शिकायत आई कि सदर रोड और जस्तम चौक के बीच में सड़क का निर्माण, रात में पैच रिपेयरिंग का कार्य हो रहा है। उस पैच रिपेयरिंग का कार्य इतना खराब हुआ कि ट्रैक्टर के माध्यम से उसको डामर को उठाकर लोड किया गया। अगले दिन रात में फिर ठेकेदार के द्वारा काम चालू किया गया। और मुझे जानकारी मिली एसडीओ से, विभाग के एनएच के एसडीओ ने मुझे फ़ोन किया कि आज रात में कार्य चालू होने वाला है। हम लोग घर में थे, मैं अपने 1-2 साथियों को लिया, साथियों के साथ हम लोग चले गए। जाकर उस जगह पे 2 घंटे तक खड़े होकर वहाँ काम कराया और देखे कि वहाँ की सड़क ठीक तरीके से बन पाए। तो इस प्रकार की चीज़ों में हम लोग लगे रहते हैं कि कहीं हम लोगों से जो बन पाए, छोटा बड़ा जैसा भी हो पाए, वो करने की कोशिश करते हैं। हाल ही में आप यूथ कांग्रेस का सरगुजा विधानसभा का अध्यक्ष बने हैं और सरगुजा में, पूरे संभाग में अभी कांग्रेस की स्थिति तो अच्छी नहीं है जो कि दिखती है। तो आपके अध्यक्ष बनने के बाद अपनी विधानसभा की हम बात करेंगे, वो तो बहुत बड़ा ब्रॉड हो गया, पूरे में संभाग की बात नहीं कर रहा हूँ। अपने विधानसभा में महाराज जैसे व्यक्ति को हार का सामना करना पड़ा, तो क्या आपको लगता है कि अब आप आए हैं तो नए सिरे से यूथ को आप मिला पाएंगे अपने साथ? देखिए, जिस प्रकार हम लोग देखते आ रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा से छत्तीसगढ़ में मजबूत रही है। कहीं ना कहीं कोई कमियां रही होंगी या कोई लोगों के मन में शिकायत होगी, उस वजह से कहीं ना कहीं 94 वोट बहुत बड़ी बात नहीं होती है, मुझे लगता है महाराज साहब के लिए। और आप लोग नहीं, महाराज साहब के लिए ही तो मैं बड़ी बात मान रहा हूँ, अन्य कोई और होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। देखिए, क्या होता है कि बहुत समय तक कोरोना का समय चला, लोगों को लगा कि महाराज साहब लोगों के बीच नहीं रहे, मुझे जहाँ तक लगता है। पर महाराज साहब रायपुर से ऐसी स्थिति बना दिए थे कि अंबिकापुर में बहुत सारे ऐसे मरीज थे या बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों को लाभ मिला। मैं समझता हूं कि उस समय रेमडेसिविर के इंजेक्शन बहुत सारे जगहों पे नहीं मिल पा रही थी, जो छत्तीसगढ़ में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो पा रही थी। आज लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि अंबिकापुर में कैंसर हॉस्पिटल, जो एकलौता कैंसर हॉस्पिटल अंबिकापुर में नवापारा स्वास्थ्य केंद्र में खुला हुआ था, वो कैंसर हॉस्पिटल बंद हो गया। तो लोगों को जो मूलभूत समस्याएँ हैं, जो बड़ी बड़ी समस्याएँ हैं, वो बंद होती हुए नज़र नहीं आ रही हैं। उनको महाराज साहब ने फ़ायदा दिलाया, 5 साल खोले। आज हमर लैब में मुझे लगता है कि 140 प्रकार के ऐसे ऐसे टेस्ट होते हैं जो फ्री में होते हैं, जो आज रेजेंट केमिकल ना होने की वजह से बंद हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारी ऐसी सुविधाएं थी, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी थी जिनको लोग समझ नहीं पाए और उनकी वजह से महाराज साहब को नकारे। सिर्फ रोड और नाली के अगर आप देखेंगे तो रोड नाली के अलावा भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएँ होती हैं,
हॉस्पिटल की सुविधा अगर आप अच्छा कर देते हैं तो उससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा। आज हमारे यहाँ आप देखने को मिलता होगा आपको कि बहुत सारे लोगों को अंबिकापुर से बार बार छोटे छोटे समस्याओं के लिए रायपुर रेफर करना पड़ता है। वो सारी समस्याएं खत्म हो गई थी। अच्छा, आपके अनुसार कांग्रेस सरगुजा में कहाँ कमजोर है, शहरी क्षेत्र में कि ग्रामीण क्षेत्र में? हम लोग हमेशा देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से हमेशा कांग्रेस आगे रही है। आप अभी हाल ही में हम लोग भी काउंटिंग के समय विधानसभा में हम लोग भी अंदर से मैं देखा कि उदयपुर में सबसे ज़्यादा लीड मिली हम लोग को। उसके बाद हम लोग लखनपुर से भी आगे रहे, पर अंबिकापुर शहर से हमेशा पिछली बार महाराज साहब का एक कांग्रेस की गवर्नमेंट जब बनी थी, पिछली बार 7,000 वोट से महाराज आगे थे। और इस बार ऐसी स्थिति बनी कि लगभग 7,500-8 हज़ार वोट से हम लोग शहर में पीछे हो गए। तो कहीं ना कहीं लोगों का थोड़ा सा झुकाव भाजपा की तरफ शहर के लोगों का है। तो जो अभी जो हमारे विधायक हैं इस विधानसभा के मंत्री जी हैं, वो लखनपुर के ही रहने वाले हैं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो अपने क्षेत्र से पीछे थे? जिस प्रकार हम लोग हमेशा चुनाव लड़ते आ रहे हैं या महाराज साहब हमेशा चुनाव लड़ते आ रहे हैं, तो लखनपुर से हमेशा महाराज साहब आगे थे। इस बार भी लखनपुर से बहुत ज़्यादा लीड राजेश अग्रवाल जी को नहीं मिली है। बहुत कम गांवों में मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत लीड मिली होगी, नहीं तो महाराज साहब का बहुत अच्छा था। अच्छा, आने वाला जो अभी 2028 का चुनाव है, ये पूरे संभाग में क्या लगता है कि आपको हम कहीं के टिकट देख पाएंगे युवा विधायक के रूप में? नहीं नहीं, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मैं सिर्फ आदरणीय महाराज साहब के लिए काम करता हूँ और उनका जैसा निर्देश होगा वैसा काम करूँगा। यूथ कांग्रेस में जो अब अभी आप प्रवेश कर चुके हैं, तो भविष्य में क्या हम माने कि प्रदेश अध्यक्ष की ओर आप जाएंगे? मेरा भी एक राजनीति करते करते लोगों की एक इच्छा तो होती ही है। मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि पार्टी जिस प्रकार के निर्देश देगी या पार्टी जो फैसला लेगी उस फैसले के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। आप बस ऐसे ही जवाब देंगे इसका? नहीं, ये तो यही चीज़ है, अब पार्टी को जो सही लगेगा। अब अपनी भी, चूंकि आप नहीं, इच्छा तो राजनीति में सबको होती है कि कहीं ना कहीं आगे बढ़े। मेरी भी इच्छा थी NSY जिला अध्यक्ष बनने की, जो पूरी नहीं हो पाई। अच्छा, ही बात है। अच्छा, अक्सर सरगुजा में एक बात मीडिया में हमेशा आती है कि कांग्रेस में 2 गुट हैं, स्वीकार करते हैं इसको आप? 2 गुट तो मुझे जानकारी नहीं है कि किसी की 2 गुट यहाँ है। चर्चा तो यहाँ है। अगर एक ही कांग्रेस चलता है जिसमें महाराज साहब हैं, आदरणीय TS बाबा के निर्देश अनुसार, और उनके साथ में पूरी कांग्रेस की टीम चलती है। यूथ कांग्रेस में 2 गुट है? यूथ कांग्रेस में एक ही टीम है। नहीं, उधर पोस्टर फाड़ने वाड़ने का कुछ चला है अभी ऐसा कुछ नहीं है। कुछ पहले एक नो पोस्टर जोन कांग्रेस कार्यालय में बना हुआ था, उस नो पोस्टर जोन को बहुत सारे लोगों ने तवज्जो नहीं दिया और नहीं माना नियम को, तो उसमें पोस्टर हटाने का काम हम लोगों के माध्यम से किया गया था। तो ये हटाने का सफाई की दृष्टि से किया गया था या फिर 2 गुट है इस वजह से फाड़ दिया? नहीं, उसमें गुट की कोई बात नहीं है। उसमें यही बात थी कि वहाँ नो पोस्टर जोन जिला अध्यक्ष के माध्यम से वहाँ निर्देशित किया था। उस निर्देश को 2-4 लोगों के माध्यम से नहीं माना गया, उसके लिए हम लोगों को उनके पोस्टर हटाने पड़े। मतलब गुटबाजी नहीं थी? नहीं, गुटबाजी। स्पष्ट है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। आपके जवाब सुनना चाहूँगा। बिल्कुल। अच्छा, कहा जाता है कि यूथ कांग्रेस जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, उससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय चूंकि मैं भी इसी शहर का हूँ, तो मैं देखता था कि NSY जो है ना, बड़ा आक्रामक रूप रखे रहता था हमेशा शहर में। इधर 2 सालों में क्या हो गया है? NSY अभी दिख नहीं रहा है विरोध करते, ना कुछ उस तरह से आक्रामकता से जो करते थे विरोध, 2 सालों से दिख नहीं रहा है। क्या कारण है? देखिए, मुझे मैं लगता यूथ है कांग्रेस के साथ साथ मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस भी नहीं दिख रही। मुझे लगता है अभी 1 साल से जिला अध्यक्ष अभी कांग्रेस पार्टी ने चेंज किया NSY का, और अभी अच्छे तरीके से NSY काम कर रही है। इससे पहले मैं मानता हूँ कि सरकार जब हमारी थी 2 साल पहले, उस समय किसी नए कार्यकर्ता को बना दिया गया था, और नए कार्यकर्ता को बनाने के बाद वो NSY थोड़ी निष्क्रिय हो गई थी। अभी चूंकि अब आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, तभी ये सवाल कर रहा हूँ, अन्य छात्र राजनीति से तो नहीं करता। अमेरा खदान का मामला इधर बगल में हुआ, उसमें कांग्रेस ने भी इल्जाम लगाया है कि इनके कारण ही रामगढ़ पहाड़ में दरारें आ रही हैं, लेकिन बीजेपी उसको खारिज कर रही है कि हमने सर्वे करवाया था। तो ऐसा कोई घटना नहीं हो रहा है, क्या ऐसा अच्छा है? देखिए, बीजेपी का जो सर्वे है वो पूरी तरह से फेल है। मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार की दूरियाँ वहाँ होनी चाहिए, जो मापदंड होना चाहिए, उस मापदंड के हिसाब से वहाँ कोल खदान नहीं खोली गई है। और हम लोग की टीम भी जा चुकी है वहाँ रामगढ़ पहाड़, और वहाँ देखने को मिला है कि बहुत सारे पहाड़ों में दरार आ चुकी है। दिखा वो? हाँ, वो दरार दिखाई दे रही है।
और मुझे लगता है भविष्य में अगर इस इस पहाड़ को किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो उसका सीधा श्रेय जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इन्होंने बिना मापदंड के जिस प्रकार खदानों को परमिशन दे के रखा है वो बहुत बड़ी बात है। आज हम लोगों के धरोहर से जुड़ी हुई है। आज हम लोगों को बता सकते हैं कि यहाँ वनवास काटने के लिए राम जी आए हुए थे, तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए और ये हम लोग सरगुजा वासियों के लिए। अच्छा, कुछ जानकारी है? अभी कुछ दिन पहले, 2-4-5 दिन पहले श्री भूपेश बघेल जी अंबिकापुर प्रवास में थे, तो यहाँ के सबसे बड़े नेता टी.एस. सिंहदेव जी ही हैं, बाद में फिर सफ़ी अहमद भैया हैं और भी हैं कई हैं, लेकिन उनका मुलाकात सिर्फ सफ़ी अहमद जी से हुआ था। इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? देखिए, टी.एस. बाबा सबसे पहली बात तो दिल्ली के किसी कार्यक्रम में वहाँ मौजूद थे, यहाँ नहीं थे। और दूसरी बात बताना चाहूँगा कि भूपेश बघेल जी की कोई पार्टीगत बैठक नहीं थी, वो अपने निजी कार्यक्रमों में आए हुए थे, जैसे बहुत सारे लोगों से उनको मिलना था। और दूसरी बात, आपने सफ़ी अहमद जी का नाम लिया, तो उनके यहाँ भी अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले शादी हुई थी। अच्छा। तो उस शादी के संबंध में वो उनके शादी में उपस्थित नहीं हो पाए थे, इसलिए उनसे मुलाकात ये शिष्टाचार जी मुलाकात थी। र्यूमर कुछ अलग अलग फैल रहा है इधर मार्केट में कि अब वो लोग रहते हैं, विपक्ष रहती है, विपक्ष का काम है कि बोलना, लेकिन ऐसा पार्टीगत कोई कार्यक्रम उनका नहीं बना था, निजी कार्यक्रम थे उनके। चूँकि आप युवा पार्षद हैं, राजनीति का अच्छा अनुभव ही आपको हो गया, बेशक आपने यूथ कांग्रेस से ही ज्वाइन किया हुआ है, NSUI से शुरू किया आपने खुद को, तो अभी जो आपके साथ के दोस्त हैं, जो आपसे उम्र में छोटे हैं, कॉलेज की राजनीति शुरू कर रहे हैं या करने वाले हैं, उन वैसे लड़कों को आप कुछ देना चाहेंगे कि टिप्स इसको कह सकते हैं छोटा सा? देखिए, सबसे पहले तो मैं अधिकतर जितने ज़्यादा से ज़्यादा आज के युवा हैं उन लोगों को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग राजनीति से जुड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं आज देश को युवाओं की ज़रूरत है। जो पढ़े लिखे युवा हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो अभी कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, इन लोगों को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है कि इन लोगों के माध्यम से शहर में आज जो भी गलत कार्य हो रहे हैं या शहर में आज जिस प्रकार के विकास कार्य आप लोग देखते हैं जिसमें बहुत सारे ठेकेदार, बहुत सारे इंजीनियर मिलकर गलत कार्य कराते हैं, तो उन सारे चीज़ों में युवाओं की पकड़, युवाओं को जानकारी होना साथ में बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी भी सरकार के माध्यम से कोई गलत कार्य किया जा रहा है तो उसके खिलाफ आज ये खड़े रहें। किसी सरकार के माध्यम से कोई अच्छी कार्य की जा रही है तो उसकी जानकारी लोगों को प्रदान करें कि इन योजनाओं के माध्यम से इन गरीबों को या इन लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। आज सोशल मीडिया का माध्यम, आपको बार बार बोल रहा हूं, सोशल मीडिया का माध्यम सबसे अच्छा है कि लोग अपने घर में बैठ के भी लोगों को जानकारी दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फील्ड है। सारे युवा जो हैं साथी या जो आज इसमें अपना इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों को राजनीति में एकदम अवश्य इन लोगों को जुड़ना चाहिए। जब एक कॉलेज छात्र राजनीति का जो व्यक्ति है वो और बड़ी जो पार्टी के राजनीति जो मुख्य पार्टी में है, उनमें दोनों में कोई खास अंतर होता है क्या राजनीति करने का तरीका में? देखिए, कॉलेज में अगर कोई छात्र राजनीति कर रहा है तो वो धीरे धीरे सीखते आता है, उसके बाद वो ऊपर जाता है। मुझे लगता है आज बहुत सारे छात्र छात्राएं जो बाहर से आते हैं, ये कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को आज मैं देख रहा हूँ कि उन लोगों को अपने एग्ज़ाम के फॉर्म भरने नहीं आते हैं। उनको किसी टीचर से बात करना है तो उनको झिझक होती है, तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं छात्र राजनीति में जुड़े हुए लोगों को खोजते हैं या ढूंढते हैं उन लोगों को कि हम लोगों को मदद कोई करे। इस मदद को देखते देखते ये छात्र नेता कहीं इनको शहर के बीच ले जाते हैं, लोगों से मिलवाते हैं, बहुत सारी आंदोलन करते हैं कॉलेज को लेके कि कॉलेज में आज प्रोफेसर नहीं है, कॉलेज में आज पानी की समस्याएं हैं या कोई भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो रहती हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब से उठते उठते अगर कोई नेता बनता है तो वही असली मायने में समझता है कि लोगों की समस्याएं क्या है और लोगों को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना आम जनों को रोज करना पड़ता है। तो आज शुभम जायसवाल जी हम लोगों को समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमने पहले कहा था कुर्सी वही रहेगी, लोग बदलते रहेंगे। जय हिंद।